महोदय, पूज्य महात्मा गांधी जिस ग्राम स्वराज्य के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े थे और स्वाधीनता के बाद हुकूमत किसी पार्टी की रही हो, उन्होंने ये प्रयास किया कि उस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। लेकिन माननीय सभापति महोदय, हुआ क्या? अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। वेंकटराय नायडू ग्रामीण विकास के मंत्री होते थे और सोनिया गांधी जी खुद उसमें शामिल हुई और ये तय किया गया कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों ही पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाए। जो संवैधानिक संशोधन राजीव जी के जीवित रहते पारित नहीं हो सका भारतीय जनता पार्टी के असहयोग के कारण, वो नरसिम्हा राव की तत्कालीन सरकार ने पारित किया। लेकिन जो 29 विषय पंचायती राज की संवैधानिक सूची में दिए हैं, आज इतने साल के बाद भी उसकी क्या स्थिति है? इसी सदन में हमने संकल्प पारित किया था 2003 से 8 के बीच में कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरी पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाए। लेकिन आज पूरा देश व्यथित है, लोग व्यथित है कि ये जो आपने थ्री टायर सिस्टम पंचायती राज का दिया है, वो जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में पूरी तरह से असफल रहा है। ये महालाल लेखाकार की रिपोर्ट है। क्या टिप्पणियां की है इन्होंने? किस हालत में हमने पंचायती राज संस्थाओं को खड़ा कर दिया है। कोई उनकी निजी आय नहीं, कोई पूंजीगत आय नहीं, वो सारी संस्थाएं राज्य सरकार और भारत सरकार के अनुदान पर निर्भर है, माननीय सभापति महोदय। और इन सभी संस्थाओं में चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, स्थायी समितियां गठित करके जो अधिकार देने का सोचा गया था, उन स्थायी समितियों के क्या हालात है? कोई पूछता है उनके सदस्य को? और वो तो छोड़िए, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव हो जाने के बाद एक रस्मी बैठकों के अलावा उनकी क्या पूछ? तो एक तरीके से पंचायती राज का निचले स्तर पर हम उस स्तर पर पहुंच गए कि नए सिरे से वापस विचार करने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, पहले वार्ड पंच प्रधान चुनता था, उसकी भागीदारी होती थी। सरपंच जिला प्रमुख चुनता था, उसकी भागीदारी होती थी। कभी भी प्रधान के दफ्तर में चला जाता था, वो मानता था कि मुझे बनाने में इसका सहयोग है। सरपंच जिला प्रमुख के दफ्तर में चला जाता था, उसको आदर और सम्मान प्राप्त होता था। आज हम कहां आकर के खड़े हो? मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा पंचायती राज मंत्री से भी और इस सदन में बैठे हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही सदस्यों से, एक की यहां पर सरकार है, एक की दिल्ली में सरकार है, कि हमें वापस 3 टायर सिस्टम को छोड़ के उस पुरानी व्यवस्था पर आ जाना चाहिए, जिसमें वार्ड पंच की भी निर्वाचन में भागीदारी हो, सरपंच की भी निर्वाचन में भागीदारी हो। पंचायती राज व्यवस्था हमारे लिए कोई नई नहीं है, वैदिक काल में भी थी, बुद्ध के काल में भी थी, और वहां से हम जिस स्थिति पर आए। लेकिन आज नीचे हालात बहुत गंभीर है। ये माननीय सभापति महोदय, 2-3 मैं उदाहरण देना चाहूंगा जो ये महालेखाकार ने टिप्पणियां की है। क्या हालात है? आप किसी भी पंचायत समिति, जिला परिषद में रिकॉर्ड मांग लीजिए, पट्टा बही मांग लीजिए। पट्टा बही हर महीने की आखिरी तारीख को ग्राम पंचायत को पंचायत समिति में जमा करानी चाहिए। आपको किसी पंचायत की पट्टा बही वहां पर आपको नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, भारत के महालेखाकार इस पंचायती राज विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे तो वो भी ये पंचायती राज विभाग, माननीय सभापति महोदय, देने के लिए तैयार नहीं होता। ये सितंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022, अप्रैल 2022, ये महालेखाकार की टिप्पणी है कि हमने इतने पत्र लिख दिए, लेकिन जिन उपयोगिता प्रमाण पत्रों की हम जानकारी मांग रहे हैं, विभाग हमें नहीं दे रहा। और माननीय सभापति महोदय,
खाली ताजा वर्षों के नहीं, सालों साल के पिछले के, खाली इस 21-22 की रिपोर्ट के अंदर 10,000 उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्णन दिया उन्होंने, जो 2018 से उपयोगिता प्रमाण पत्र बाकी है माननीय सभापति महोदय। और मैं आपको निवेदन करूंगा, काम कराने के क्या हाल है। ये जो टिप्पणियां महालेखाकार ने की हुई है माननीय सभापति महोदय, आप कोई योजना ले लो, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ले लो, आप एमएलए ले लो, काम हो गए, मौके पर काम नहीं, पैसे उठ गए और काम नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के लेखाकार माननीय सभापति महोदय कह रहे हैं। बाड़ा, सीकर, जोधपुर, चूरू, भीलवाड़ा, 9 जिला परिषदों के बारे में ये वर्णन भारत के महालेखाकार ने किया है। और मजे की बात तो ये है कि बाकी के जिला परिषदों ने तो अपने लेखा विवरण भी महालेखाकार को उपलब्ध नहीं किया। तो माननीय सभापति महोदय, जिस संस्था की, जिस विभाग की आदत पड़ जाए कि हम तो किसी तरह की जानकारी किसी को नहीं देंगे, और आपका लंबा अनुभव है, आप तो खुद जानते हैं कि नीचे क्या स्थिति। कोई पट्टा बनो, पट्टा के पैसे पंचायत में जमा होते हैं, 50 साल पुराना का बता देंगे, 30 साल पुराना बता देंगे, 40 साल का पुराना बता देंगे। वो नागरिक जो पट्टा बनवा रहा है उसके तो पैसे लग रहे हैं, लेकिन पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? पंचायत के खाते में नहीं आ रहे। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब उत्तर दे तो बताएं कि राजस्थान में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिन्होंने निजी आय की है, ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनकी पूंजीगत प्राप्ति है और जो अपने बूते पंचायत चला रहे हैं, अपने बूते पंचायत में विकास के काम कर रहे हैं, जो सिर्फ राज्य सरकार और भारत सरकार के अनुदान पर निर्भर नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, ये नरेगा का मैं आपको निवेदन करूं, 15 दिन में भुगतान करना है, पर आप बताना, जवाब दो। जब जनवरी का दूसरा पखवाड़ा, फरवरी, डेढ़ महीने से लोगों को पेमेंट नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जिम्मेदार है उसके लिए, लेकिन मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी जिस भावना के साथ ये मनरेगा कानून लाए थे, ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, ये तो उस मनरेगा की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। देश को याद है जब महात्मा गांधी नरेगा को कांग्रेस का स्मारक देश के प्रधानमंत्री ने बताया था, और इसी साल नरेगा के अंदर बजट में भी उन्होंने कटौती की थी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, 2019 का जो अमाउंट है 1942 लाख परसेंटेज, और मैं निवेदन करूंगा, टोटल नंबर ऑफ हाउस कंप्लीटेड 100 डेज, ये फिगर लगातार घट रहा है। 2019 में 5,88,321, उसके बाद बढ़ा 19-20 में, 20-21 में बढ़ा, लेकिन 21-22 में घटकर के वापस 9,91,000 हो गया। 22-23 में घटकर 3,17,000 हो गया। तो ये क्या कारण है कि ऐसी महत्वपूर्ण स्कीम जो गांवों के लिए संजीवनी साबित हुई है, उसमें माननीय सभापति महोदय लगातार कमी आ रही है, और दूसरी तरफ मटेरियल कंपोनेंट का पैसा का खर्चा बढ़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा, नरेगा एक मजदूरी आधारित स्कीम है जो इसलिए लाई गई थी कि लोगों को रोजगार दिया जाए। आज जो 19-20 में मटेरियल का खर्चा 28.14% था, 19-20 में घट के 20 पे आया, 20-21 में 13 पे आया, लेकिन 21-22 में बढ़कर के 21.87 हो गया, और 22-23 में बढ़कर 32.15 हो गया। इसका क्या कारण है? एक तरफ मजदूरी के अवसर घटा रहे हैं और दूसरी तरफ मटेरियल कंपोनेंट का खर्चा बढ़ रहा है। अब मैं आपको निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारतापूर्वक एक घोषणा की कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जो 100 दिन काम लोगों को मिलता है वो बढ़ा करके 125 दिन करेंगे। लेकिन क्या उसकी आपके विभाग की तैयारी थी? मैं निवेदन करूंगा आपसे, 3,16,000 परिवार
15 मार्च को ऐसे हैं जिन्होंने 100 दिन पूरे किए, और 15 मार्च को ही 2022 को 6,87,000 परिवार ऐसे थे जिन्होंने 100 दिन पूरे किए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि 2022 की तुलना में 2023 में यह फर्क क्यों आया? और उन 3,16,000 में से भी जॉब कार्ड कितने के बड़े नए के? मात्र 2 लाख लोगों के। तो माननीय सभापति महोदय, जब तक आप विभाग को इस बात के लिए तैयार नहीं करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय के मसीहा है और सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान को उनके अंदर ने एक दिशा दी है। लेकिन आपका विभाग निचले स्तर पर अगर लोगों को लाभान्वित करने के लिए तैयार नहीं होगा तो मुझे खेद है कि कितनी घोषणाएं करें हम, उसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। और मैं निवेदन करूंगा, ये 15वें वित्त आयोग का फिगर मेरे पास है। मंत्री जी आप उत्तर दो तो बताना कि आप कितना खर्चा कम क्यों हुआ, क्यों आप पैसा खर्च नहीं कर पाए। आपके पास जिला परिषद मद में 1106 करोड़ रुपए उपलब्ध थे 22-23 के अंदर, और खर्चा आपने कितना किया? मात्र 97 करोड़। पंचायत समिति मद में 466 और खर्चा कितना किया? 477। और यही स्थिति आपकी ग्राम पंचायतों के मद में है। तो कौन से कारण है कि आपकी संस्थाओं के पास पैसा पड़ा हुआ है लेकिन आप पैसा खर्च नहीं कर पा रहे? कौन अधिकारी जिम्मेदार है? किसकी आपने जिम्मेदारी तय की है? हम लोग रोज देखते हैं माननीय सभापति महोदय, हर सोमवार को कभी मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही है, कभी विभागों के प्रमुख सचिव कर रहे हैं, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कभी माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। तो जब सभी आप कर रहे हैं तो ये पैसा पड़ा हुआ क्यों रह जाता है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कोई गांव में घर ऐसा मजदूर का नहीं रहेगा कि जिसका कच्चा मकान रह जाए। तो आज राजस्थान के अंदर हमें बताओ तो सही कि आवास प्लस के ये 12 लाख आवेदन लंबित क्यों है? क्यों लोगों के मकान नहीं बने? पूरा डिटेल इसका खुलासा करो। और 21-22 के अंदर जो आवास मिले प्रधानमंत्री आवास अभी तक पूरे नहीं हुए। 30% आवास माननीय सभापति महोदय पूरे नहीं हुए, और 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। 26,000 परिवार ऐसे हैं जिनको थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये बताएं कि 22-23 के अंदर एक भी नया आवास प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृत क्यों नहीं हुआ? क्यों अभी तक पंचायतों को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? भारत सरकार का क्या इरादा है? क्या भारत सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? लोगों को आवास मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, ये एक फिगर मेरे पास माननीय सभापति महोदय एक्सपेंडिचर का भी है। 21-22 में 1,058 करोड़ रुपए आपको मिले, और अवेलेबल टोटल अमाउंट आपके पास था 2,974.99 करोड़ रुपए। ये मैं अपनी इच्छा से नहीं कह रहा, ये आपके विभाग का प्रतिवेदन है, उसमें उल्लेख है। 2,974 करोड़ रुपए की अवेलेबल अमाउंट के अगेंस्ट में आपने खर्चा कितना किया? 696 करोड़ रुपए, जो टोटल अवेलेबल अमाउंट का सिर्फ 23.42% था। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से 22-23 के अंदर सेंटर और स्टेट रिस्पॉन्स एंड डेवलपमेंट स्कीम्स में 7,153 करोड़ रुपए मिले आपको, और टोटल अमाउंट जो अवेलेबल हुआ वो 2,837 करोड़ रुपए था। खर्चा कितना किया आपने? 423.55 करोड़ रुपए। माननीय सभापति महोदय, क्या गांवों में लोगों को विकास नहीं चाहिए? क्या गांवों में लोगों को नालियां नहीं चाहिए? क्या गांवों में लोगों को सीसी रोड नहीं चाहिए? क्या गांवों में लोगों को सामुदायिक भवन नहीं चाहिए? क्या गांवों में जो बच्चे हैं उनको खेल मैदान की 4 दीवारी नहीं चाहिए? क्या उनको खेल मैदान नहीं चाहिए? तो फिर आप ये ब्याज क्यों खा रहे हो? सरकार का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है और आप इसमें खर्चा नहीं कर रहे। मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन करूंगा आपको, समाप्त करें।
कर रहा हूं मैं, प्रति परिवार के रोजगार के औसत दिवस, ये भी इनका प्रगति विवरण कह रहा है 2019-20 में 59, 2020-21 में 61, 2021-22 में 60 और 2022-23 में 43। क्या कारण है? कौन जिम्मेदार है? मैं एक आपको निवेदन करूं, श्री रूपाराम, खत्म तो करना तो मानिए तो मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि ये जस्ट 1 मिनट, रूपाराम जी 1 मिनट खत्म, 10 मिनट। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, किसी भी बात के लिए मैं आपको दोष नहीं देता। इस विभाग को ठीक करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत है। निचले स्तर तक इतनी जड़ता आ चुकी है कि जब तक आप इच्छा शक्ति के साथ लोगों को लाभ देने का नहीं सोचेंगे, तब तक जो ग्राम स्वराज्य का लक्ष्य है वो प्राप्त करने से हम बहुत दूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रूपाराम जी।